हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर हेलोजन फैमिली को डिस्कस किया था और वहां पे हमने मेनली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्लोरीन की और उसके कुछ कंपाउंड्स की। ठीक, तो क्लोरीन में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी थी। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा। फिर भी मैं अपना काम पूरा करता हूं, मैं आपको प्रॉपर्टीज वापस से रिवाइज करवा रहा हूं एक बार और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां हमने हेलोजन एसिड्स के ऊपर खत्म किया था। तो देखो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अगर मैं आपसे डिस्कस करने चलूं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने क्लोरीन की एक तो मेन रिएक्शन पढ़ी थी अमोनिया के साथ। अमोनिया जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो यहां हमने दो केस बनाए थे, या तो अमोनिया एक्सेस में हो या फिर क्लोरीन एक्सेस में हो, है ना। तो ये हमने दो अलग अलग रिएक्शंस पढ़ी थी, या तो आपका अमोनिया एक्सेस में हो या फिर क्लोरीन एक्सेस में हो। जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, NH4Cl प्लस N2। याद है, N ज्यादा है तो N ही मिलेगा प्रोडक्ट, तो NH4Cl प्लस N2। और जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है, NCl3 प्लस HCl। तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। कौन एक्सेस में, जो एक्सेस में उसके हिसाब से बात करो तो अगर अमोनिया एक्सेस में है तो NH4Cl मिलेगा, साथ में N2, और अगर Cl2 एक्सेस में तो क्या मिलेगा आपको, NCl3। उसके अलावा इसकी हमने दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी, वो रिएक्शन थी NaOH के साथ। NaOH के साथ आप Cl2 की रिएक्शन फिर से दो केस में करवाते हो। एक ये NaOH कैसा हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट, और दूसरा ये NaOH कैसा हो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आपका NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो यहां पर क्या बनता है, NaCl प्लस NaOCl, क्लोराइड प्लस हाइपोक्लोराइड। और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या बनता है, NaCl प्लस NaClO3, क्लोराइड प्लस क्लोरेट। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। फर्दर यहां पर हमने सीखा था कि फ्लोरीन ये रिएक्शन शो नहीं करता है। फ्लोरीन की रिएक्शन अगर आप कोल्ड और डाइल्यूट NaOH से करवाओ तो आपको OF2 मिलता है, और अगर आप NaOH से करवाओ तो आपको NaF प्लस क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। फर्दर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ये रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। चाहे आप कोल्ड डाइल्यूट NaOH से करवाओ, चाहे आप हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करवाओ, दोनों ही केस में ये कैसी रिएक्शन है आपकी, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये थी अपनी सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद NaOH। थर्ड मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप ड्राई स्लैग्ड लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस पास करो तो आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का मैंने आपको कॉम्पोजिशन याद रखने को कहा था कि ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन, दिस इज CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। तो ये हो गया आपके ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन। और फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था यहां पर क्लोरीन वाटर। जब आप Cl2 को H2O में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या बनाएगा, HCl प्लस HOCl। ये जो आपका HOCl है ये अनस्टेबल है और डीकंपोज होकर ये क्या बनाएगा, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। परमानेंट इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। ठीक, चलो तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके बाद हम लोगों ने मेनली डिस्कस किए थे हेलोजन एसिड्स, HF, HCl, HBr, HI, इनके फिजिकल स्टेट, इनका एसिडिक कैरेक्टर और कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं हमें कुछ और कॉमन प्रॉपर्टीज या डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है इन हेलोजन एसिड्स की। आओ डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी अपनी, दैट इज एक्शन ऑन सिलिका ग्लास। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सिर्फ HF देता है। HF के अलावा इनमें से और कोई भी एसिड ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। तो ओनली
HF affects सिलिका ग्लास। तो सिलिका ग्लास में बेसिकली SiO2 होती है और ये SiO2 HF से रिएक्ट करके बनाता है SiF4। रिएक्शन को बैलेंस कर लो अलॉन्ग विद 2H2O। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, इंपॉर्टेंट है एक्शन। HF के अलावा इनमें से और कोई एसिड सिलिका ग्लास के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो HF सिलिका ग्लास को अफेक्ट करता है, जबकि HCl, HBr, HI ये सिलिका ग्लास को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हेलोजन एसिड्स। देखो, अगर आप हेलोजन एसिड्स के स्ट्रक्चर देखो तो यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां से जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये सब के सब हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं और इस हाइड्रोजन को इस रिलीज्ड हाइड्रोजन से जब कोई दूसरा कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो उसका रिडक्शन होता है। इसलिए इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये जो आपके हेलोजन एसिड्स हैं ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, यानी सामने वाले कंपाउंड को ये क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो मैं लिख लेते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन these molecules can act as reducing agents। ठीक, अब बात आती है इन सब में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। देखो, इनमें से जो आसानी से हाइड्रोजन को फ्री करेगा वो ही क्या होगा, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आप मुझे बता दो, इनमें से हाइड्रोजन को सबसे जल्दी फ्री कौन करेगा। वो करेगा जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम, और इनमें सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, HI की। क्यों, क्योंकि हेलोजन एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये वही बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा है। अगर आप H और F के बीच में बॉन्ड को कंपेयर करो, H और Cl के बॉन्ड में बीच में को कंपेयर करो, H और Br, और ये आपका H और I। तो देखो, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो ये इन चारों में से वीकेस्ट बॉन्ड होगा। अगर ये वीकेस्ट बॉन्ड है तो ये आसानी से ब्रेक होगा, आसानी से ब्रेक होगा तो आसानी से हाइड्रोजन को फ्री करेगा, और इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, HI का होगा। तो अगर मैं इनको रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो बताओ इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, HI, फिर कौन आएगा, HBr, फिर HCl एंड फिर HF। और रीजन आपके सामने है, और रीजन को भी लिख देते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम, the HX bond length increases from fluorine to iodine and therefore bond strength decreases। ठीक, तो ये HI बॉन्ड सबसे वीक है। अगर ये सबसे वीक है तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है और उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है अबाउट हेलोजन एसिड्स कि ये एसिडिक तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। क्लियर, कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी HCl की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया। देखो
तो एक क्या होता है एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया बेसिकली एक मिक्सचर है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ज्वेलर्स, अभी कई आप ज्वेलर्स के यहाँ गए हो तो कभी कभी क्या होता है, घर में मम्मी पापा कोई भी हो आपकी फैमिली में, उनके पास जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक ब्लैक से लेयर बन जाती है ना, उनकी शाइन टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। तो वो उसको आपके ज्वेलर के पास लेके जाते हैं, बोलते हैं भैया इसको साफ कर दो। तो वो एक पानी सा एक लिक्विड होता है, पानी होता है बेसिकली, वो मतलब एक्चुअली पानी नहीं होता है, समझ जाओगे अभी आप। उसको ब्रश से रगड़, उसमें ब्रशिंग करता है उस चेन की, मान लो चेन आपके पास गोल्ड की, पानी में डालता है थोड़ी देर, फिर उसकी ब्रशिंग करता है तो उसकी शाइन वापस से आ जाती है। उसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। एक्चुअली रॉयल वाटर डाइल्यूटेड एक्वा रीजिया ही होता है। एक्वा रीजिया इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3। 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 का जो मिक्सचर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड को ये क्या करता है? डिसॉल्व करता है। तो जैसे मैंने आपको भी समझाया, अगर कोई गोल्ड ऑर्नामेंट है उसके ऊपर क्या होता है? एक ब्लैक सी लेयर बन गई, तो वो गोल्ड के टाइम के साथ स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो जैसे ही आप उसको रॉयल वाटर में इसी को और डाइल्यूट कर दो तो वो रॉयल वाटर बन जाता है। तो रॉयल वाटर में आप उसे डालोगे तो क्या होता है? जो सरफेस पे गोल्ड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और एक नई गोल्ड लेयर आपके सामने आ जाती है, जिससे आपको लगता है कि आपका ऑर्नामेंट वापस से क्या हो गया? बिल्कुल शाइन पे आ गया है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है? जो ऊपर का गोल्ड था वो डिसॉल्व हो जाता है और एक नई लेयर आपके पास जनरेट हो जाती है। तो ध्यान रखना, एक्वा रीजिया इज अ 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। ठीक, तो पहली चीज, एक्वा रीजिया is a 3:1 mixture of HCl and HNO3। पहली चीज। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल्स को क्या कर सकता है? ये डिसॉल्व कर सकता है। सिंपल सी रिएक्शन होती है कि गोल्ड आपके पास गोल्ड, इसमें अगर आप HCl और HNO3 का एक मिक्सचर डालो तो ये बेसिकली इसको कन्वर्ट करता है AuCl4 अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ NO एंड H2। ठीक, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, दिस वुड बी 4HCl। 4HCl के बाद ये आपके पास बनेगा NO। ये AuCl4 माइनस होता है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स बनता है गोल्ड का एक। यहां मिलेगा आपको 2H2O और इसको बैलेंस करते हो आप हाइड्रोजन से। तो ये HAuCl4, आप इसको ऑरिक क्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये ऑरिक क्लोराइड बनेगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस H2O। तो ये आपके पास रिएक्शन होती है और इस गोल्ड मेटल को ये कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। तो ये एक्वा रीजिया का एक्शन होता है गोल्ड। सेम इस तरह कंपाउंड बनता है प्लेटिनम के साथ, बस जैसे यहां AuCl4 माइनस बन रहा है वहां पे बनता है H2 PtCl6 2 माइनस। तो H इसको बैलेंस करता है, अगर आप H नहीं लिखो तो इसको PtCl6 2 माइनस लिख सकते हो। तो ये आपके पास दो तरह के कंपाउंड बनते हैं जब गोल्ड और प्लेटिनम को आप किस में डिसॉल्व करते हो? एक्वा रीजिया में डिसॉल्व करते हो। तो एक्वा रीजिया के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, एक उसका कॉम्पोजिशन 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया। और दोनों के दोनों ही क्या करते हैं? नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व कर लेते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये हुआ आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो हमने HF, HCl, HBr, HI इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फर्दर हमने HF का एक्शन देखा SiO2 यानी सिलिका ग्लास के ऊपर। HF सिलिका ग्लास से रिएक्ट करता है लेकिन बाकी और कोई भी हेलोजन सिलिका ग्लास से रिएक्ट नहीं करता है। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ HCl कि ये HNO3 के साथ एक मिक्सचर बनाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्वा रीजिया। और किस नाम से जानते हैं इसको हम? जैसे मैंने आपको भी बताया,
रॉयल वाटर। तो ये ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग के लिए काम में आता है और इसको हम रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, ये हुए अपने पास सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस, दैट इज उनके हेलोजन एसिड्स। थर्ड जो अपने पास कैटेगरी है कंपाउंड्स की, दोज आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड सीरीज ऑफ कंपाउंड, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो देखो, जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। देखो नाम से पता लग रहा है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स होंगे? ये तो वो कंपाउंड्स होंगे जो दो हेलोजेंस के बीच में बनते हैं। तो सिंपल डिफाइन कर सकते हैं इनको एज कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन हेलोजेंस। ठीक, तो देखो इन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा होता है? इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है कुछ AXN टाइप। कैसा होता है? AXN टाइप। यहां पर A जो होता है, A एक हेलोजन एटम है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो साइज से देख लो, दोनों प्रॉपर्टी होगी इसकी। दिस इज लार्जर इन साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर ये सेंट्रल एटम है आपका ए सेंट्रल एटम। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा? जिसका साइज बड़ा होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। ठीक, X। अब X क्या होगा बताओ? X will be smaller in size and more electronegative। ठीक, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये N is an integer, an odd number। बस ये आप ध्यान रखना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में N ये कभी भी इवन नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होता है? ऑड होता है। और एक और चीज, सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हमेशा नेचर में कैसे होता है? डायमैग्नेटिक। यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे होती है। पर आप ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेगा तो उसमें ये जो N होगा ये हमेशा ऑड होगा। आओ कुछ एग्जांपल्स दो अगर मैं आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के, जैसे ICl, ठीक, ClF, ClF3, BrF3, BrF5, IF7, ये सब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है। और आप देख सकते हो कहीं पर भी N की वैल्यू 2, 4 या 6 नहीं है, 1, 3, 5, 7। ये सबके अंदर N हमेशा ऑड आएगा। और दूसरा, ये सबके सब नेचर में कैसे होता है? डायमैग्नेटिक। बड़ा ही आसान है देखना, जैसे मैं ClF का एग्जाम्पल ले लूं तो Cl और F, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो अगर आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो बनेगा 3s2 3p5, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2p5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर आप यहां पे क्लोरीन का हाइब्रिडेशन निकालो तो क्लोरीन का हाइब्रिडेशन यहां पर आएगा sp3। क्या आएगा? sp3। तो देखो ये एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होकर 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, 4 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, वो फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा? पेयर अप हो जाएगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद ना क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ना ही फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
तो जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं तो इनके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमेशा कैसे होते हैं नेचर में, डायमैग्नेटिक होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज है जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक, चलो, तो ये हुआ बात कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। फॉर्मेशन इनका बड़ा आसान होता है। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको बनाना है उन दो हैलोजन्स को लेकर आप उनकी रिएक्शन करवा दो। ठीक है, तो रेशियो बदलते जाओगे, कंपाउंड बदलते जाएंगे। जैसे Cl2 और F2 का इक्वल वॉल्यूम मैं ले लूं, इक्वल वॉल्यूम, दोनों गैसेज है ना, इक्वल वॉल्यूम, तो आपके पास बन जाएगा 2ClF। अगर आप इनको 1:2 के रेशियो में ले लो, सॉरी 1:3 के रेशियो में, तो आपके पास बन जाएगा ClF3। ठीक, सेम इसी तरह अगर आप Br2 और F2 की रिएक्शन करवाओ, Br2 सिंस लिक्विड होता है तो यहां पर आपको इनके इक्वल मोल्स लेने होंगे, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ये तो दोनों गैसेस हैं, तो इक्वल वॉल्यूम बोल लो, इक्वल मोल्स बोल लो। लेकिन ब्रोमीन सिंस लिक्विड है तो आप यहां पर इनके इक्वल मोल्स लोगे तो ये क्या बना लेगा, 2Brf। और अगर आप इनको 1:3 के रेशियो में ले लोगे, Br2 प्लस 3F2, तो ये क्या बना लेगा, 2Brf3। ठीक, सिमिलरली आयोडीन, अगर आप आयोडीन की रिएक्शन Cl2 से करवाओ तो आपके पास बना लेगा I2Cl6, इस टाइप का कंपाउंड। यहां पे से 2ICl3 लो, ऐसा करो 5Cl2 लेकर 2ICl5। सिमिलरली I2 प्लस 7Cl2 या 7F2 ले लो, I2 प्लस 7F2, ये क्या बना लेगा आपके पास, 2IF7। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे हैलोजेंस का रेशियो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास अलग अलग कंपोजिशन के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते जाएंगे। तो कोई बहुत स्पेशल तरीके नहीं है, सिंपल नॉर्मल कंडीशंस में थोड़ा बहुत टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जैसे यहां पे आप टेम्परेचर रखते हो 473 केल्विन के आसपास, यहां रखते हो 573 केल्विन के आसपास। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में आप इनको अलग अलग मोलर रेशियो में रिएक्ट करवाओ तो आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक, चलो ये हुई बात इनके प्रॉपर्टीज की। अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है ना। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज बाकी है इनके अंदर, एक इनकी रिएक्टिविटी, कि ये क्या होते हैं, नॉर्मल हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। दूसरा इनका हाइड्रोलिसिस, ये जैसे हाइड्रोलाइज होते हैं ना, वो प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। फिर आओ बात करें इनकी रिएक्टिविटी की, और पहले इनकी एक फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। ये भी आप ध्यान देना, हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले। सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स या तो लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, दैट इज ClF। तो अब ध्यान रखना, ऑल आर वॉलेटाइल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स except ClF which is a gas। तो इस एक को छोड़ दो तो बाकी सबके सब क्या होते हैं, या तो वॉलेटाइल सॉलिड्स है या फिर लिक्विड्स है। रीजन उनका पोलर नेचर और उनके हाई मॉलिक्यूलर मासेस। इंटर हैलोजन है अलग अलग, जैसे ICl का बात ले लो आप, ICl की बात तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, ClF के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्सेस काम करेंगे, जिसकी वजह से यह या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, दूसरी चीज रिएक्टिविटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करो तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नॉर्मल हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैं बात करूं ClF, तो ClF की रिएक्टिविटी Cl2 से क्या होगी, ज्यादा, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी F2 से क्या होगी, कम।
यह आप ध्यान रखना, F2 को छोड़ दो, F2 के अलावा और कोई भी इंटरहेलोजन कंपाउंड हो, उसकी अपनी करेस्पॉन्डिंग हेलोजन से रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इनमें भी F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज है, छोटे साइज की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, बॉन्ड वीक होगा और फ्लोरीन सबसे जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। तो ये आप ध्यान रखना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी बाकी हेलोजन से ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। तो ये Cl2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा, Br2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा, I2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन F2 से क्या होगा, ये हमेशा कम रिएक्टिव होगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स are more reactive than corresponding halogens due to difference in their electronegativity. एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक, तो फ्लोरीन के अलावा बाकी सारे हेलोजन से क्या होंगे, आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है। रीजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल हेलोजन से क्या होती है, ज्यादा। एक्सेप्ट F2 विच इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू वीकर FF बॉन्ड। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, रिपल्शंस की वजह से फ्लोरीन का जो FF बॉन्ड है वो वीक होता है और उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी नॉर्मल हेलोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चलो ये हुई रिएक्टिविटी की बात। रिएक्टिविटी के बाद हमको डिस्कस करना है इनका हाइड्रोलिसिस। तो इनका हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोलिसिस से जो एक कंपाउंड बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ डिस्कस करते हैं इनका हाइड्रोलिसिस। तो डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजन एसिड्स, सॉरी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। देखो, जब इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस होता है तो आपके पास दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटर हेलोजन कंपाउंड आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया वाटर के साथ, तो ये दो चीजें बनाएगा। एक तो बनाएगा हेलोजन एसिड, जैसे HF, HCl, HBr है ना, HX टाइप। साथ में ये बनाएगा ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, जिसका फॉर्मूला HClON टाइप होता है। ठीक है ना, तो N कोई भी नंबर हो सकता है। देखो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसिड बनेगा किस केस में। जैसे मान लो मैं ICl का हाइड्रोलिसिस करवाऊं, तो इसका हाइड्रोलिसिस HCl और HiO2, 3, 4 कुछ भी बन सकता है, ये बनेगा, या फिर HI प्लस HClOX टाइप बनेगा, है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, HCl का तो हेलोजन एसिड बन जाए और I का ऑक्सो एसिड बन जाए, या उल्टा हो I का हेलोजन एसिड बन जाए और Cl का ऑक्सो एसिड बन जाए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर। जो बड़ा एटम होगा वाटर के दो पार्ट करेंगे हम, H और OH। जो बड़ा एटम होगा उसके पास जाएगा OH और जो छोटा एटम होगा उसके पास जाएगा Cl। या तो ऐसे याद रख लो, या और बहुत आसान कर देता हूं चीजों को, ICl। बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन
इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल। वाटर में आप देखो तो इस H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कुछ रटना भी नहीं है आपको। वाटर के दो एंड बनाओ, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। इंटर के दो एंड बनाओ, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड के पास और नेगेटिव एंड कहां जाएगा? पॉजिटिव एंड के पास। ठीक, एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा इंटर कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब दोनों का ही चेंज नहीं होगा। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ना तो I का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, ना ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। तो देखो, अगर मैं इस कंपाउंड के प्रोडक्ट बनाऊं ICl, तो ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। OH जाएगा I के साथ, H जाएगा Cl के साथ। तो कंपाउंड क्या बनेगा? HCl प्लस HOI। यहां पर आयोडीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे क्लोरीन -1 में है। यहां भी क्लोरीन -1 में है और आयोडीन कौन सी स्टेट में है? +1 स्टेट में है। तो आप इस ट्रिक से इन इंटरहेलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं रूल लिखवा लेता हूं, फिर हम इन चीजों को यूज करना सीख लेते हैं ना। आसान है ना अब तो सब कुछ। तो सिंपल चीज है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैन बी प्रिडिक्टेड एज फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर of both halogens will remain same during hydrolysis। ठीक है, तो जब दो हाइड्रोलिसिस होगा तो दोनों हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? सेम। एंड सेकेंड थिंग, मैं H को बांट रहा हूं, OH आप अपने आप बांट लेना। हाइड्रोजन ऑफ वाटर will go with more electronegative halogen। तो ये दो रूल याद रख के आप किसी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड का प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे हम इनके प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट ये लिख लो पहले। ठीक है, मुझे जगह चाहिए क्योंकि यहीं पे डिस्कस हो जाएगा अपना सारा आराम से। अब आप देखो, मैं कंपाउंड लेता हूं, मान लो ClF। तो ClF का हाइड्रोलिसिस करो, H2O। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसका ऑक्सीडेशन बनाएगा -1, इसका है +1। तो ये तो बनाएगा HF और ये क्या बनाएगा साथ में आपका HOCl। तो यहां भी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और क्लोरीन का कितना मिलेगा आपको? +1। चलो कंपाउंड लेते हैं ClF3 प्लस H2O, है ना। बैलेंसिंग तो अपन कर ही लेंगे। फिर से देखो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये 3 फ्लोरीन क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, तो क्लोरीन आ गया +3 स्टेट में, जबकि फ्लोरीन अब भी कौन सी स्टेट में होगा? -1। तो सिंपल है, H जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ये क्या बनाएगा? HF प्लस। अब आपका क्लोरीन आना चाहिए +3 स्टेट में, तो आप इसका ऑक्सो एसिड बनाओगे जहां पर क्लोरीन +3 स्टेट में होगा, HClO2। ऑक्सीजन स्टेट निकालकर देख लो, क्लोरीन यहां पर कौन सी स्टेट में आएगा? +3। और कंपाउंड लो, और बताओ किसका बनाओ, है ना। BrF3 बनाते हैं, BrF5 बनाते हैं। चलो, तो BrF5 प्लस H2O। ये ब्रोमीन यहां पर +5 स्टेट और ये फ्लोरीन यहां पर -1 स्टेट। H तो किसके साथ जाएगा? फ्लोरीन क्या बनाएगा? HF प्लस। ब्रोमीन का एक ऑक्सो एसिड बनाना है आपको जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? +5।
तो क्या फॉर्मूला होगा, HBrO3। देखो यहां पर ब्रोमीन +5 स्टेट में आएगा और फ्लोरीन -1 स्टेट में। फर्दर आप रिएक्शन को तो बैलेंस कर ही सकते हो, ठीक है, तो रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना। जैसे मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी है, इसको आप लिखो 2H2O, तो ये आएगा 3HF + HClO2। सेम इस तरह ये आएगा 3H2O, तो ये हो गया आपके पास 5HF + HBrO3। चलो बताओ ICl3 कंपाउंड क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ कंपाउंड ICl3 में? ICl3 के साथ आप वाटर को अटैच करो H2O, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, आयोडीन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3, ये तो आपको आता ही अच्छी तरह से। H को भेजो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो ये बनाएगा HCl प्लस आयोडीन का ऑक्सो एसिड जिसमें उसकी स्टेट हो +3, क्या बना लेगा ये HiO2, ये +3 ये -1 बन गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये 2H2O ये 3HCl और ये बन गया आपका HiO2। आसान है ना? अच्छा बताओ सिमिलरली IF7 तो +H2O अब क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा HF प्लस I यहां पर है +7 स्टेट में, तो +7 स्टेट का एक कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड नहीं ऑक्सो एसिड आयोडीन का, तो HiO4 ये हो गया आपका पर आयोडिक एसिड। तो इस तरह से आप इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस चीजों को समझो और आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्लियर? कॉपी करो। तो देखो ये वो आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक, फर्दर आपसे यहां पे और क्या पूछ सकता है, ये बॉन्डिंग का पार्ट है जो हम लोग बॉन्डिंग में पहले ही सीख चुके हैं, वो है इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, कि इनकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है ना, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इनका। तो अब मुझे लगता है कि मुझे मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा इनकी ज्योमेट्री सिखाने के लिए आपको, क्योंकि हम बॉन्डिंग में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, जैसे ClF3 BrF5, मुझे इनकी ज्योमेट्रीज अगर बनानी है तो सबसे पहले मुझे इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले सिखाया है, वो 8 वाला फॉर्मूला, जहां से आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिल सकते हैं। क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितने हो गए 14। 14 को डिवाइड करो 8 से, 8 1 जा 8, 14 में से 8 का कितना होता है बताओ 6, इस 6 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा 3। तो जो रिमाइंडर बचा इसको 2 से डिवाइड करने पर तो आपको मिलता है लोन पेयर, और यहां जितने बार डिविडेंड आया, मतलब जितने बार आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन जो आया आपका, उससे आपको मिलता है बॉन्ड पेयर। तो यहां आपको मिला एक बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर हो गए 4। तो टोटल बॉन्ड पेयर 4 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 5 होंगे तो sp3d, 6 होंगे तो sp3d2 और 7 होंगे तो sp3d3। ये हम लोगों ने सीखा है बॉन्डिंग में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो क्लोरीन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जिनमें से 3 में लोन पेयर होगा और एक फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसा हमने VSEPRT में सीखा है, हम लोन पेयर्स को शेप में काउंट नहीं करेंगे। पता उसकी शेप क्या बची, बस ये एक लीनियर शेप बच गई, तो इसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। सेम इसी तरह ClF3 निकालो हाइब्रिडाइजेशन, 7 प्लस 7 3 जा 21, 28 इलेक्ट्रॉन्स, तो 28 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, 4 इलेक्ट्रॉन बचे 4/2, यानी 2 लोन पेयर और 3 क्या मिल गए आपको, बॉन्ड पेयर। 3 + 2 5, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d। तो sp3d की शेप कैसी होती है,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपके पास दो लोन पेयर है, तो ये हमने बॉन्डिंग में सीखा था कि दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे और इसके बाद जितने भी फ्लोरीन आए उनको अरेंज कर दो। ठीक, ये लोन पेयर को शेप में काउंट मत करो, तो ये एक टी बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक टी शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही आप BRF5 कैलकुलेट कर सकते हो। 7 + 5 × 7 यह आएगा 42, तो 42 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 का कितना हो गया 42/2, एक मिल गया लोन पेयर और 5 हो गए बॉन्ड पेयर्स। टोटल कितना हो गया 6 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, तो इसकी ज्योमेट्री बननी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल। तो ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर और नीचे आ गया एक लोन पेयर। लोन पेयर को शेप में काउंट मत करो, तो अगर आप इन सारे कॉर्नर्स को मैच करो तो देखो ये एक पिरामिड बन रहा है जिसका बेस है स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये सब मैं आपको पहले ही बॉन्डिंग में सिखा चुका हूं। एक और चीज, आपको लग रहा होगा कि यहां पर ये सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री हैं, लेकिन ये ध्यान रखना यहां पर एक भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये लोन पेयर इन सारे बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है, जिसके से बॉन्ड थोड़े थोड़े ऊपर उठ जाते हैं और एक भी बॉन्ड यहां पर 90 डिग्री एंगल का नहीं होता है। सेम चीज यहां पर भी एक भी बॉन्ड 90 डिग्री एंगल पर नहीं होगा। एक्चुअल शेप थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है कुछ इस टाइप की, ऐसे, है ना। तो बॉन्ड एंगल आपके पास 90 डिग्री नहीं रहता है, इसको आप बेंट टी शेप भी बोल सकते हो। खैर, अगर आपको ये सब नहीं आता है और आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स देख सकते हो, जहां पर मैंने बहुत डिटेल में ये स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया है। तो एक और चीज आपसे पूछ सकता है, वो है इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको एज इट इज याद रखनी है, इनका एक यूज होता है। ठीक, इनको हम यूज करते हैं जैसे एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनको हम एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। ठीक, जैसे आपके पास ClF3 है, ClF3 को हम यूज करते हैं फॉर द एनरिचमेंट ऑफ UF6। ये एक प्रोसेस होता है एनरिचमेंट ऑफ आइसोटोप्स। जैसे यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं 235 एंड 238। इनको सेपरेट करने के लिए हम एनरिचमेंट का एक प्रोसेस लेते हैं, जिसमें से हमारे पास क्या होता है, नेचर में दोनों मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमको इनमें से एक को सेपरेट करना होता है। तो इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट। ठीक, तो जब हम इस यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट करते हैं तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं ClF3 के साथ। तो ये क्या होता है, इसके साथ कंबाइन होकर UF6 टाइप का कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर सिर्फ यूरेनियम 235 रिएक्ट करता है, 238 इससे रिएक्ट नहीं करता है, साथ में बना देगा Cl2 गैस। तो ये एनरिचमेंट का प्रोसेस है। तो इतना सा आप याद रखना कि ClF3 को हम एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं और इसको यूज करते हैं फॉर द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली डिस्क्राइब्ड है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि डायरेक्ट यूजेस से क्वेश्चन उठा लेता है। तो मान लो लिख के बोल दे कि इनमें से कौन सा इंटरहेलोजन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के लिए काम में आता है, तो तब आपको दिक्कत आ सकती है ना। तो ये तो रटने वाला है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी लॉजिकल चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, चलो। तो यहां पर अपने हेलोजन फैमिली और उसके सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज खत्म होती है। हमने इंपॉर्टेंट जो भी हमको कवर करना था वो सारा पार्ट कवर कर लिया है। अब आप इसको एक बार पढ़ो, चीजों को जैसे मैंने आपको सिखाया उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं विद आवर लास्ट फैमिली ऑफ पी ब्लॉक, दैट इज हेलोजन नोबल गैसेस। हमने
बोरॉन फैमिली पढ़ ली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। अपनी लास्ट फैमिली बची है, दैट इज नोबल गैसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे कंटिन्यू करते हैं।